हेलो मेरे क्यूटीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो जल्दी से जाके यार चैनल पे जाओ एंड सारी वीडियोस को देख लो। तो सबसे पहले ह्यूमन आई हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जो हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास होता है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है? तो यहाँ पे ये जो आउटर लेयरिंग आपको दिख रही है ना, ये हमारी कॉर्निया है। इसके थ्रू ही जो लाइट है हमारी आंखों में एंटर करती है। उसके बाद ये आइरिस आखिरकार हमारे पास क्या है? ये आइरिस जो है ना, ये हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है एंड ये कंट्रोल करता है प्यूपिल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए। अगर ये खुलेगा तो लाइट ज्यादा अंदर जाएगी, अगर ये बंद हो जाएगा, बंद नहीं मतलब थोड़ा सा छोटू हो जाएगा, तो कम लाइट जो है अंदर को जाएगी। ठीक है, तो प्यूपिल जो है वो हमारी ये सेंट्रल ओपनिंग है। ये जो सेंट्रल ओपनिंग है ना, ये हमारी प्यूपिल है। प्यूपिल का ही ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट कर रहा है? आइरिस कर रहा है। ठीक है, एंड प्यूपिल खुद को एडजस्ट करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जब हम अंधेरे से बिल्कुल धूप में चले जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। सिमिलरली जब हम धूप से एकदम घर के अंदर अंधेरे में आ जाते हैं तो भी आंखों में कुछ तो ऐसा ब्लरी सा दिखता है ना, अंधेरा अंधेरा लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आंखें एडजस्ट कर रही हैं, प्यूपिल एडजस्ट कर रहा है खुद को। ठीक है, चलो लेंस क्या है? तो हमारी आंखों का जो लेंस है उसी से तो ऑब्वियसली इमेजेस बन रही है ना, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस पे जब रेज पड़ती हैं तो वो फिर कहाँ पे फोकस होती है? तो इस पॉइंट पे जिसको हम रेटिना कहते हैं। सो रेटिना पे जो हमारी लाइट रेज हैं वो आके कलेक्ट हो जाती है, यानी कि इमेज यहाँ पे बनती है। अब हमें पता है कि भैया ये जो कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है ना, ये एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो यहाँ पे उल्टी इमेज बनती है। अब ये सीधी कैसे होती है? तो ये जो ऑप्टिक नर्व है मेरे पास, ये लेके जाती है सिग्नल, कहाँ लेके जाती है? ब्रेन के पास, और हमें सारी चीजें सीधी देखने को मिलती है। ठीक है, रेटिना क्या है? एक तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। इसमें और क्या क्या होता है? तो इसके पास ना रॉड्स एंड कोन्स हैं। रॉड्स का काम होता है लाइट को डिटेक्ट करने का, और कोन्स का काम होता है सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, कलर को डिटेक्ट करने का। ठीक है, इसके बाद दो टर्म्स है, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो ये है हमारा विट्रस ह्यूमर जो कि हमारे रेटिना और ये जो लेंस है इसके बीच में जो हमारा लिक्विड है या फिर जेल है हम कहें। ठीक है, और जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, विच मीन्स जो बाहर की लेयर है कॉर्निया, और ये जो हमारा प्यूपिल है या फिर हम कहें लेंस है, इसके बीच में जो हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है, वो हमारा एक्वस ह्यूमर कहलाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल्स आखिरकार क्या होती है? इनका काम होता है कि हमारे जो लेंस का शेप है ना, उसको ये चेंज करे, उसको ये एडजस्ट करे, क्योंकि हमें दूर की चीजें भी देखनी है, हमें पास की चीजें भी देखनी है। तो इसको एडजस्ट कराने का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का है। और यहीं पर से एक टर्म आता है विच इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि हमारी आंखों की ये शक्ति है, एबिलिटी है टू एडजस्ट दी लेंस कर्वेचर। लेंस का जो कर्वेचर है या फिर मैं कहूँ उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है, उसी को हम पावर ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हम दूर की चीजें भी देख पा रहे हैं और हम पास की चीजें भी क्लियरली देख पा रहे हैं। अब जो नहीं देख पाता है उनको कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मुझे चश्मा लगा है तो मेरे में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये दो पॉइंट देख लो। सबसे पहले है नियर पॉइंट, इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि क्लियर विजन भी कहते हैं। तो नियर पॉइंट यानी कि नियरेस्ट ऐसी दूरी जहां पे तक मैं क्लियरली देख सकती हूँ। अगर उसके पास कुछ मेरी आंखों में आ गया तो आंखों में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, और एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट यानी कि सबसे दूरी तक मैं कहां तक क्लियरली देख सकती हूँ, वो फार पॉइंट होता है। हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये पॉइंट होता है अनंत, इंफिनिटी, बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं। मैं नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मुझे है मायोपिया। तो अब हम देख लेते हैं हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सबसे पहले है हमारे पास मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस यानी कि नियर की चीजें मुझे क्लियर दिखती हैं,
अपनी ही बात बता रही हूँ। नियर की चीजें मुझे क्लियर दिखती हैं बट दूर की चीजें मुझे क्लियर नहीं दिखती हैं, इसको हम मायोपिया कह देते हैं। क्यों होता है? दो रीजंस होते हैं। एक है एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का, दूसरा है जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गई है। यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आ रही हैं तो वो रेटिना के पहले ही कलेक्ट हो जाती हैं, तो मुझे क्लियर इमेज नहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि मैं अंधी हूँ, मुझे क्लियर नहीं दिखता है, ब्लड चीजें दिखती हैं, ठीक है, तो उसको हम मायोपिया कह देते हैं। जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास शिफ्ट हो जाता है, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी था, पर जिसको मायोपिया है उसके लिए फार पॉइंट से ये नीचे शिफ्ट हो गया है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर तक मुझे क्लियर दिखेगा, ठीक है, इससे अगर थोड़ा सा भी दूर हो जाए तो मुझे ब्लर दिखेगा, ऐसा होता भी है, ठीक है। करेक्शन किससे होता है? तो कॉन्केव लेंस से, यानी कि जिनको मायोपिया है उनकी पावर कैसी होगी? नेगेटिव में होगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो पावर भी नेगेटिव में होगी। फिर है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं पर पास की चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी, ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये कॉन्केव लेंस से सही हो रहा था ना, ये कॉन्वेक्स लेंस से सही होगा, यानी कि इसकी पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन रही थी तो यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना बनती है, और यहाँ पे जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर शिफ्ट हो जाता है। आपने बुढ़ों को कभी देखा होगा, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं ऐसे करके अखबार पढ़ते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, है ना, तो उनको क्या हो जाता है? हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। किस वजह से? जो पावर है आई लेंस की या तो वो घट जाती है, या फिर जो आई बॉल है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। यहाँ पे इलोंगेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑपोजिट इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखो बिहाइंड द रेटिना हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर है प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया में दोनों हो गए हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी और मायोपिया भी, यानी कि यहाँ पे हमें एक बायफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो मेरा लेंस है ना उसमें दोनों ही लेंस होंगे, ठीक है। नीचे क्या होगा? नीचे हमारा कॉन्वेक्स होगा ताकि मुझे पास की चीजें क्लियरली दिखे, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कॉन्केव होगा, क्यों? ताकि मुझे दूर की चीजें क्लियर दिखाई दे। तो ये हमारा प्रेस बायोपिया होता है। क्यों होता है? फर्स्ट रीजन है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की बुढ़ापे की वजह से वो घट गई है। दूसरा, हमारी सिलियरी मसल्स जो हैं वो बहुत कमजोर हो गई हैं, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आंखों की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज हो गई है, वो घट गई है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ये मेरे पास एक प्रिज्म है, यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट जब इस तरीके से इंसिडेंट होती है ना, तो यहाँ पे हमें इसका नॉर्मल देखना पड़ेगा, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको मैं क्या कहूंगी? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगी। ये मेरी इंसिडेंट रे होगी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? ये मेरा रेयर मीडियम है, ये क्या है? ये है डेंस, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या होगा मेरा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे देखो डेंस से वापस से रेयर में जा रही है ना, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? ये हमारा अगेन नॉर्मल बनेगा। इस बारी ये डेंस से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल कहलाता है एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको हम कहते हैं, और इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डेविएशन भी बनता है। अगर ये जो इंसिडेंट रे थी ना, इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? ये सीधे सीधे, और ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे को खिसका दो, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये होता है हमारा क्या? ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि लाइट रे को जाना तो सीधे सीधे था, पर इस प्रिज्म की वजह से ये यहाँ चले गई, तो कितने एंगल से उसका पाथ डेविएट हुआ उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें प्रिज्म के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि प्रिज्म में डिस्पर्जन देखने को मिलता है। डिस्पर्जन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 रंगों में टूट गई है, ठीक है। इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बन रहा है 7 कलर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? जो व्हाइट लाइट है ना वो एक्चुअल में हमारे ये जो 7 कलर्स है इसी से मिलके बनी हुई है, विबग्योर जिनको हम कहते हैं।
तो जब ये प्रिज्म से पास करती है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो व्हाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स हैं, इन सब की स्पीड अलग अलग होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ, इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो अलग अलग है, ठीक है। अब इनकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से ये अपने कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी जब ये एक प्रिज्म के थ्रू पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला सरफेस है ना, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्पर्जन भी हुआ। पर जो मैं दूसरी सरफेस की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं हुआ। डिस्पर्जन सिर्फ और सिर्फ हमारे पहले वाले सरफेस पे ही होता है। सो डिस्पर्जन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं इस प्रोसेस को। रीजन मैंने आपको बता दिया है, सबकी स्पीड जो है वो अलग अलग है, तो वो अपने इंडिविजुअल कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। अब देखो रेनबो कैसे बनती है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, अच्छी तरीके से सुन लेना, रट लेना चाहो तो, ठीक है। रेनबो जब भी हमारी बनती है ना, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये है रेन ड्रॉप, इसमें पड़ी सनलाइट, तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होगा और क्या होगा, डिस्पर्जन, क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स तो मुझे देखने को मिल ही रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ। फिर क्या हुआ, सबसे पहली बारी विच मींस रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ। अब ये जो हमारी 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स वाली रे है, ये यहाँ पे आ गई और यहाँ पे होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। ये वापस से यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुए, रिफ्रैक्शन हुए, डिस्पर्जन हुआ, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वापस से रिफ्रैक्ट होके वो बाहर आ गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरीके से हमारी रेनबो यहाँ पे फॉर्म हो रही है और रेनबो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में बनेगी जो कि सन के ऑपोजिट होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखो ये रिकॉम्बिनेशन है ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो अगर एक प्रिज्म मैंने लिया है, यहाँ पे 7 कलर्स मुझे देखने को मिल गए, दूसरा प्रिज्म मैं उल्टा करके अगर रख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे वापस से व्हाइट लाइट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, विच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जा रही है तो वो बेंड करती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सेम चीज हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है, जिसकी वजह से बहुत फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो देखो स्टार से जो लाइट है वो नीचे को आ रही है। अब यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा बढ़ता है, यानी कि ऊपर रेयर मीडियम था और नीचे डेंस है। जब लाइट रे रेयर से डेंस में जाती है तो जो लाइट रे है वो कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये लाइट रे हर बारी हर लेयर पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाए जा रही है, जिसकी वजह से इसकी अपैरेंट पोजीशन कुछ बन जा रही है। मतलब एक्चुअल में तो देखो यहाँ पे थी, पर रिफ्रैक्ट होने की वजह से इसकी पोजीशन मुझे यहाँ दिख रही है। क्या ये पोजीशन भी फिक्स रहेगी, नहीं, क्योंकि लेयर्स जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर में उनकी कंडीशन भी तो बार बार चेंज होती जाती है ना, कभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा, तो ये पोजीशन भी बार बार चेंज हुए जा रही है। अब ये जो पोजीशन में बार बार मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, इसी को मैं क्या कहती हूँ, इसी को मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कह देती हूँ। बस उसके बाद है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी कि जो हमारा पूरा दिन है ना, उसमें जब मुझे सूरज दिख रहा है वो +4 मिनट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सनराइज एक्चुअल में सन जब होराइजन को क्रॉस भी नहीं करा है, मुझे उससे पहले ही दिख जा रहा है, मुझे उससे 2 मिनट पहले ही दिख जा रहा है, और सनसेट हो गया है, सन नीचे चला गया है, फिर भी मुझे 2 मिनट देर तक सन जो है वो दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम को समझो, देखो सनराइज में अभी होराइजन को इसने क्रॉस नहीं करा है, नीचे ही है, पर रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से ये मुझे पहले ही दिख गया, यानी कि सनसेट होने से पहले ही मुझे ऊपर दिख गया, 2 मिनट पहले दिख गया, तो दिन 2 मिनट खिंच गया। उसके बाद जब सनसेट हुआ ऑलरेडी नीचे चला गया है, पर मुझे फिर भी 2 मिनट देर तक दिख रहा है, तो यानी कि दिन 4 मिनट लंबा हो गया, ठीक है। एक्चुअल में 4 मिनट लंबा नहीं हुआ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
सन हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा दिख रहा है, जबकि वो तो ऑलरेडी नीचे ही है, वो नीचे चला गया है या नीचे से ऊपर आया ही नहीं है, पर मुझे 2 मिनट पहले ही दिख गया और 2 मिनट लेट तक दिखा, इसीलिए 4 मिनट स्ट्रेच हो गया वो, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है थ्रोइंग ऑफ लाइट इनटू वेरियस रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मेरे पास रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाइट आई, अब ये पार्टिकल्स कुछ लाइट को मे बी एब्जॉर्ब कर ले, कुछ को ये फेंक देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं रैंडम डायरेक्शन में इस तरीके से, इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है। टिंडल इफेक्ट का मतलब है जब हमारी लाइट जो है वो पार्टिकल्स को क्रॉस कर रही है, मोस्टली हम यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात करते हैं या फिर सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटू होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रे जब इनके थ्रू पास होती है ना, तो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाथ होता है लाइट का वो हमें क्लियरली दिखता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग ये कहती है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, देखो हमारे पास क्या है, विबग्योर है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं विबग्योर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसमें स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, तो वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग यानी सबसे ज्यादा होगी। तो आप कहोगे फिर ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए था। तो एक्चुअल में तो वॉयलेट कलर ही सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, पर हमारी आंखें वॉयलेट के लिए उतना सेंसिटिव नहीं है, ब्लू के लिए है, तो हमें ब्लू कलर की ही स्काई दिखती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि स्कैटर ही नहीं होता ना, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसमें लीस्ट स्कैटरिंग होती है। अब इसमें स्कैटरिंग ही अगर नहीं होगी तो हमें साफ साफ, चाहे फॉग है चाहे बहुत ज्यादा धुआं है, हमें ये डेंजर का सिग्नल साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह भी, स्काई क्या ब्लू दिख रही है, नहीं, कैसी दिखती है, ब्लैक। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना। ये मुझे ब्लू कलर का इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मेरे पास पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, कौन से कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, ब्लू, इस वजह से मुझे ब्लू कलर की स्काई दिख रही है। ऊपर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो कुछ पार्टिकल्स ही नहीं है, तो पार्टिकल्स कैसे लाइट को स्कैटर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे मुझे ब्लैक कलर की स्काई देखने को मिलेगी। तो आई होप यार ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, बस इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो ये पूरा चैप्टर हमारा होता है खत्म। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना, जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं उनको जल्दी से जाके देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।